इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हमारे इंडिया की लेटेस्ट में जो कि ब्लैक लिस्ट करी गई है राइफल जो कि एनसास है। उसके बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इस वीडियो के अंदर हमारे जो राइफल्स का जो इतिहास है वो आपको पहले एक बार बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली जो राइफल थी एनफील्ड प्रिशल राइफल, जिसकी वजह से हमारे मंगल पांडे जी जो थे वो शहीद हुए थे। ये पहली राइफल थी इंडिया के अंदर। इसके बाद जब चाइना वॉर हुआ हमारे साथ, उस वॉर के टाइम भी हमारे पास राइफल थी, मगर वो थी 303 राइफल। अब वो 303 राइफल और चाइनीज फौज जो थी उनके पास थे ऑटोमेटिक मशीन गन्स। आप समझते हैं कि ऑटोमेटिक मशीन गन्स के बारे में आप सब जानते हैं। ऑटोमेटिक मशीन गन्स के अंदर क्या होता है कि एक बार अगर उसका ट्रिगर दबा दिया तो फिर वो एक साथ 1 मिनट के अंदर 300 से ज़्यादा बुलेट्स फायर कर सकता है। और उसी के सामने हमारे इंडिया के सिपाही जो थे उनके पास 303 थी, जिसके अंदर एक बुलेट फायर करने के बाद फिर से एक बुलेट आपको डालनी पड़ती है। तो आप सोच सकते हैं कि कितने आधुनिक थे चाइना के जो हथियार और हमारे कितने आधुनिक थे। अब हम बात करते हैं राइफल के बारे में कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स, टेक्निकल खामियां थी जिसकी वजह से इस राइफल को रिजेक्ट करना पड़ा, ब्लैक लिस्ट करना पड़ा। अब सबसे पहले ये जो हमारी राइफल थी वो बनाने के लिए हमने इम्प्रूवमेंट लाने के लिए सबसे पहले एसएलआर यानी कि सेल्फ लोडिंग राइफल का इस्तेमाल करते थे। अब एसएलआर को आप सब ने देखा है। एसएलआर राइफल्स जो आपने मूवी थी हमारी बॉर्डर, उसके अंदर आपने देखा होगा। तो एसएलआर राइफल काफ़ी हैवी थी। उसको 4.5 से ज़्यादा किलो का वजन था। इसकी वजह से उसको कैरी करने का काफ़ी मुश्किल आती थी। और इसी वजह से हमारे इंडिया के जो भी टेक्नीशियंस थे, साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने नया राइफल बनाने का सोचा। और उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया AK-47 को। AK-47 को देख के एक नई राइफल इंडिया के लिए बनाई, उसको असेंबल किया। और ये राइफल थी हमारी एनसास राइफल। अब एनसास राइफल के ऐसे कौन से वीक पॉइंट थे जिसकी वजह से इस राइफल को अब ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, रिटायर कर दिया गया है, जिसको हमने पिछले 20 साल से इस्तेमाल लगातार कर रहे थे। मगर अभी कुछ इसकी खामियों के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो इसकी सबसे खतरनाक कही जाए ऐसी खामी हमें देखने को मिली कारगिल वॉर 1990s के अंदर। जब कारगिल के अंदर हमारी वॉर चल रही थी हिमालय के ऊपर 6000 से ऊपर की ऊंचाई पर, 6000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर, जब हमारे सिपाही वहां पर लड़ रहे थे, उस टाइम पे ये जो राइफल थी इसको दूसरी राइफल से अलग यानी कि हमारी सुविधा के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, इस राइफल का जो मैगजीन था उस मैगजीन को ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बनाया गया था, जिसकी वजह से एक सिपाही वो देख सके कि कितने बुलेट्स उसके अंदर बची है। अब प्लास्टिक का होने की वजह से और काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर नीचा होने की वजह से वहाँ पर हर बार जब भी ये हाथ से गिरता था तो ये मैगजीन टूट जाता था। और दूसरी इसकी जो खामी थी वो ये थी कि इसके अंदर जो मेटल का इस्तेमाल हुआ था वो ऐसा मेटल था जिसके जो राइफल होते हैं उसके अंदर मूवेबल पार्ट्स होते हैं। वो मूवेबल पार्ट्स कई बार ऊंचाई के ऊपर ज़्यादा टेम्परेचर कम होने की वजह से जैम हो जाते थे। और अब आप सोच सकते हैं कि जब वॉर के टाइम पे किसी भी सिपाही की राइफल अगर जैम हो जाती है तो उसकी हालत क्या हो जाती है। और इसी वजह से हमने कई सिपाही भी गंवाए हैं। कई बार इसके जो मूवेबल पार्ट्स है वो जैम हो जाते हैं और राइफल काम करना बंद कर देती है। अब तीसरी इसका जो सबसे बड़ा वीक पॉइंट है वो ये है वो ये है कि हम एनसास राइफल को डिजाइन कर रहे थे AK-47 की तरह। AK-47 के अंदर एक आता है, आप अगर ट्रिगर को आप दबाते रहते हो तो फिर वो पूरा मैगजीन खाली करके देती है। उतना ही बुलेट्स उसके अंदर जितनी होती है वो फायर हो जाती है। मगर हम इंडियंस ने जो नई राइफल बनाई थी उसमें इंडिया की राइफल्स के अंदर एक बर्स्ट मोड दिया गया था। बर्स्ट यानी कि फटना। जब वो राइफल को बर्स्ट मोड एक्टिवेट करते थे तो उसके अंदर क्या होता था कि जब ट्रिगर दबाने के बाद फायर करते थे तो 3 बुलेट्स एक साथ निकलती थी। 3 बुलेट्स निकल जाने के बाद वो राइफल को काम करना बंद होना पड़ता, फिर से ट्रिगर को प्रेस करना होता है। मगर कई बार ऐसी खामियां, टेक्निक खामियां देखने को मिली कि कई बार बर्स्ट मोड भी डालने के बाद जब कोई प्रेस करता है उसका ट्रिगर तो पूरा मैगजीन खाली हो जाता है। अब जब फाइनल स्टेज की आप सामने आमने सामने की वॉर में है और आपकी गन है वो दुश्मन के सामने खाली हो जाती है, इसका मतलब आपकी मौत आई समझे लिए। इसी वजह से ऐसी बेसिक बेसिक प्रॉब्लम्स थी, इसी वजह से इसको रिटायर कर दिया गया था।
और अगर सबसे बड़ी बात करें इस राइफल के बारे में, ये राइफल दोस्तों इस तरह से इसको बनाया गया था, यानी कि AK-47 की एक बुलेट से आदमी एक ही झटके में वो मर सकता है, उसकी जो नॉर्मल रेंज है उसके अंदर। मगर इस राइफल को ऐसे डिजाइन किया गया था कि इसकी बुलेट जो थी वो ज्यादा कैलिबर की थी, यानी कि वो अगर किसी को लगती है तो उसको ज्यादा डैमेज करती है बजाय कि वो मारने के। इसकी वजह से हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये उसकी सोच रही होगी कि अगर एक सिपाही घायल होता है तो 3 4 5 जो उसके आसपास सिपाही है वो अगर मरा नहीं है तो उसकी हेल्प करने के लिए अवश्य जाएंगे, और ऐसे में हमें समय मिलेगा दूसरी रिकवरी लेने का। तो इसी वजह से इस राइफल से ज़्यादा डेथ रेट नहीं है, और इसी कुछ टेक्निकल खामियां और कई बार के हमारे एक्सपीरियंस की वजह से इस राइफल को हमने ब्लैकलिस्ट करके रिटायर कर दिया गया है। इस वीडियो के बारे में आप अपना ओपिनियन ज़रूर से कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, और अगर इस वीडियो के अंदर कोई खामी है तो वो भी आप मुझे बताएं, जिसकी वजह से मैं अगले वीडियो के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट ला सकूं। तो दोस्तों आप मुझे बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।